हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज से केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर का आगाज हो रहा है। आज हम रासायनिक बल गतिकी यानी केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर के सबसे मजेदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसमें जो न्यूमेरिकल है अधिकांशतः वो अभिक्रिया के वेग पर ही घूमते हैं। तो आज हम अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर कह लें, इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं। इसके पिछले दोनों चैप्टर के थ्योरी अगर और न्यूमेरिकल देखना है तो प्लेलिस्ट अलग बनाया है, न्यूमेरिकल की अलग है, थ्योरी की अलग है, देख लेना। और वैद्युत रसायन में बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर कुछ टॉपिक छोड़ा है। छोड़ा नहीं है बच्चों, एक एक लाइन वाले जो टॉपिक हो गए, जैसे आपका ईंधन सेल हो गया और उसके बाद उसमें संक्षारक क्या होता है और जो सेल हो गया, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनको जब हम वन शॉट वाली वीडियो लाएंगे ना उसमें निपटाएंगे। तो अभी तो जो लेंदी है उनको देखना है ना भाई, आप उसके चक्कर में काहे पड़े हो रसगुल्लों, उसको भी करवाएंगे ना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए देख लेते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या कहता है और इसके वेग मतलब वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये जानेंगे। देखिए, अगर हम अभिक्रिया के वेग को समझना है तो एक भाई फिजिक्स में आपको पता होगा कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है रसगुल्लों, बिल्कुल होता है भाई, कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब यहां पे विस्थापन का मतलब यहां है जब अभिक्रिया है तो भाई अभिक्रिया की दर में भी बदलाव होगा। यानी कहते हैं कि इसमें क्या अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, तो उनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, तो वही परिवर्तन विस्थापन के बराबर समझिए, और भाई उसमें जो समय लगेगा वो समय, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं, अगर आप परिभाषा अब रटना चाहते हैं, भाई वैसे रटने की जरूरत नहीं है, यानी समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे कि एकांक समय में या फिर इकाई समय कह लें, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर कहते हैं। है ना सिंपल, एकदम आसान है कि एकांक समय में या इकाई समय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में या फिर उत्पाद में जो परिवर्तन होता है, यानी उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं अभिक्रिया का वेग या फिर कह लें अभिक्रिया की दर। समझ में आया? ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब समझते हैं इसको। एक अभिक्रिया ले लेते हैं, हम करते क्या है कि एक अभिक्रिया ले लेते हैं। एक अभिक्रिया हमने क्या किया कि यहां पर ले लिया कि भाई R से ये P बन रहा है, ठीक। अब ये जो चीज होता है बच्चों इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, ठीक। और ये क्या होता है? उत्पाद होता है, ठीक। तो हमको मालूम है कि भाई जब अभिकारक होते क्या है, तो अभिकारक एक प्रकार के कच्चे माल होते हैं, यानी अभिकारक मिलकर के ही उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो यहां भी होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ये कम होगा तो इसमें वृद्धि होगी, बिल्कुल होगा, यानी ये क्षय होगा तभी तो इसका निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की वेग में अगर हम लिखेंगे तो फार्मूला समझिएगा बच्चों, ध्यान देना। अभिक्रिया के वेग में केवल दो ही चीज होती है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी इसको दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला, अभिकारक की सांद्रता में कमी, दूसरा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। मतलब इसमें क्या होगा, इतना याद रखना भैया कि इसमें अगर कमी आएगी बच्चों, इसमें क्या होगा कि उत्पाद, ये जो अभिकारक होगा इसकी सांद्रता में कमी होगी, तभी जाकर के उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। इतना आपको याद रखना है भाई, इतना याद रखना है। तो इसको अगर हम फार्मूले के रूप में लिखना चाहते हैं तो एक बार फार्मूले के रूप में लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग, इधर से लिख लेते हैं कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बराबर क्या होगा, क्या बताया कि अभिकारक या फिर कह लें उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन,
ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा अभी परिवर्तन में लगा समय। ठीक, तो समय का मतलब यहाँ परिवर्तन में लगा समय, याद रखना। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बराबर। इसको स्टाइकियोमेट्री अगर रूप में लिखना चाहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो लगता है उसी रूप में इसमें आता है बच्चों, अगर उस रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से रखना। अगर अलग अलग लिखेंगे बच्चों तो यहां पर लिखेंगे, जैसे इसको लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर ये जो R है तो लिखेंगे R की सांद्रता में कमी, R की सांद्रता में कमी, और नीचे लिखेंगे कि भाई कमी में लगा समय, में लगा समय। अब कुछ दिमाग में घुसा भाई, तो मतलब ये हो जाएगा कि ये अभिक्रिया का वेग, हम यही तो कह रहे हैं, कब से यही समझा रहे हैं कि भाई, एक मिनट इस चीज को हटा देते हैं। ये चीज, तो यही चीज हो जाएगा। इसको स्टाइकियोमेट्री रूप में लिखना चाहेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अभिक्रिया का जब वेग होता है R, इसको ये R से दर्शा सकते हैं आप। अब यहां पर R की सांद्रता में कमी, तो इसको लिखेंगे dr। अब R की सांद्रता में कमी है तो इसीलिए इसको कोष्टक लगा देते हैं तो सांद्रता हो जाता है, और यहां पर नीचे लिखेंगे dt। ठीक, नीचे लिखेंगे बच्चों क्या चीज, dt, और यहां पर चिन्ह याद रखना माइनस होगा, माइनस सांद्रता में कमी को बताता है। अब इसको लिखा रहे हैं, ठीक है, यहां पर ध्यान देना भाई, इसको लिखा दे रहे हैं। अब इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, पहले ये समझ लीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T। तो चाहे आप dr अपान dt लिखिए या डेल्टा R अपान डेल्टा T, तो ये इसके लिए हो जाएगा, यानी R मतलब अभिकारक का जो ये वेग है, इसके लिए हम क्रिया का वेग निकालेंगे तो R की सांद्रता में कमी और कमी में लगा समय। अब इसी तरह से अब तो आप खुद बना सकते हो, अगर हम कह लें कि उत्पाद के लिए लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई अभिक्रिया का वेग बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, अभिक्रिया का वेग बराबर, अब आप लिखेंगे क्या कि P की सांद्रता में वृद्धि, P की सांद्रता में वृद्धि, और नीचे क्या हो जाएगा कि वृद्धि में लगा समय, वृद्धि में लगा समय। अब तो इस बात को अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि भाई हम क्या कह रहे हैं। मतलब यही होगा कि भाई परिभाषा में साफ साफ लिखाया गया है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अगर हम अलग अलग लिखना चाहेंगे तो इसे लिखेंगे, मिलाकर लिखना चाहेंगे तो ये तो लिखेंगे ना, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, नीचे भाई परिवर्तन में लगा समय। अब अलग अलग लिखना चाहेंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर लिख सकते हैं R की सांद्रता में कमी और नीचे कमी में लगा समय। वो इसलिए क्योंकि बच्चों जब इसमें कमी आएगी, ये क्षय होगा, तभी आपका जो प्रोडक्ट होगा यानी उत्पाद होगा वो तैयार होगा। तो इसके लिए ये चीज, इसको स्टाइकियोमेट्री के रूप में लिखा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अभिक्रिया का वेग बराबर लिख सकते हैं P की सांद्रता में वृद्धि अपान वृद्धि में लगा समय। और इसके लिए हम कहां से लिखेंगे भाई, इसके लिए जगह कहीं नहीं बची है, एक मिनट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं R बराबर, अब की बार प्लस हो जाएगा तो आप dp अपान dt लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं बच्चों क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P अपान डेल्टा T। तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो भाई मात्रक के लिए कहीं जगह तो बची दिख नहीं रही है, मात्रक यहां लिख दे रहे हैं। ठीक, यहां पर इसका मात्रक लिख दे रहे हैं कि क्योंकि मात्रक के लिए वैसे कहीं जगह बची नहीं थी तो ये जगह दिख रही है। तो इसका अभिक्रिया के वेग का मात्रक बात करें बच्चों, अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया के दर की मात्रक, तो अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है भाई, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर और नीचे सेकंड है, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका हो जाएगा कि भाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड।
तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या इसे इसको लिखा रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या मिनट में भी हो सकता है। मतलब जिस रूप में आएगा वहां पर बहुविकल्पी में पूछता है मात्रक, तो भाई मिनट में रहेगा तो मिनट वाला लगा देना, अगर सेकंड के फॉर्म में है तो सेकंड वाला लगा देना। सिंपल सी बात। तो समझ में आ गया कि भाई अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर क्या होती है। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद रखना बच्चों, जब ये भाई इसकी सांद्रता में कमी आती है तभी इसकी सांद्रता में वृद्धि आएगी। अरे ये चीज खत्म होगा तभी तो ये चीज बनेगा ना, क्योंकि अभिकारक ही उत्पाद बनाते हैं। तो प्लस का मतलब, यहाँ पे माइनस का मतलब, देखिए ये माइनस का मतलब होता है कमी और ये प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि। इतना याद रखना, ठीक। न्यूमेरिकल में प्लस माइनस चलेगा, जब इसमें न्यूमेरिकल करवाएंगे स्टोइकियोमेट्री वाला तब, ठीक है। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। हम साइड हट जा रहे हैं भैया। हो गया बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। और ये वाला टॉपिक तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया का वेग जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक। तो ध्यान देना, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला होता है ताप। सबसे पहला क्या होता है, तो सबसे पहला होता है भाई ताप, ठीक। ताप। अब ताप का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम अभिकारक की जो मतलब सांद्रता है उसमें अगर उसके ताप में वृद्धि कर दें, ठीक है, यानी ताप हम बढ़ा दें, तो जाहिर सी बात है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अणुओं के बीच की टक्कर है वो भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर कह लें, वेग बढ़ जाता है, ठीक। अगर हम ताप में वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया की दर जो है अभी या फिर कह लें अभिक्रिया का जो वेग है बच्चों वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दूसरा क्या है चीज, दूसरा है भाई सांद्रता। सांद्रता, अब सांद्रता का मतलब क्या है, देखिए सांद्रता का अर्थ ये होता है कि भाई विलयन कितना ज्यादा हल्का है या फिर कितना ज्यादा गाढ़ा है। मतलब विलय की संख्या अगर ज्यादा हो जाएगी तो सांद्रता ज्यादा होती है, कम हो जाएगी विलय की मात्रा तो वो सांद्रता कम मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों अगर अभिकारक की सांद्रता में अगर हम वृद्धि कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि सांद्रता बढ़ाने पर इसमें भी वही चीज होगा कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक। सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए तीसरी चीज क्या है भाई, तीसरी चीज है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक होता क्या है भाई, तो उत्प्रेरक एक ऐसे मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो उत्प्रेरक होते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ठीक है। ये अगर बढ़ जाती है तो उत्प्रेरक वर्धक वो कहलाते हैं, याद रखना। तो वो उतना डीपली जाना नहीं है फिलहाल। तो लिखेंगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया की दर कह लें, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक चीज और है, वैसे तो और भी है लेकिन 3-4 बहुत है बच्चा, ठीक। एक और होता है भैया कि जैसे क्षेत्रफल, ठीक, सतही क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल कह लें, ठीक है। ये जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता का जो सतह क्षेत्रफल होता है, अगर उसको बढ़ा दें तब क्या होगा, तो उससे भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो सारे
चीजों का इतना याद रखना कि जो प्रमुख हैं, चाहे ताप बढ़ाएंगे तब भी वेग बढ़ जाएगा, सांद्रता बढ़ाएंगे तब भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, सतही क्षेत्रफल में भी वृद्धि कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि, अब किसके क्षेत्रफल में, तो जो अभिकारक होता है उसकी सतह का क्षेत्रफल में, ठीक है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक। अभिक्रिया का वेग क्या होता है भैया, बढ़ जाता है, इतना याद रखना। तो और भी है, दाब भी है, एक दो और हैं, लेकिन 4 याद रखना, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना, ठीक। जो हमारे काम का है उतना देखो। तो अभिक्रिया के वेग को ये प्रभावित करने वाले मतलब फैक्टर कौन कौन से हैं, तो ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक, क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये सेशन काफी लाजवाब आपके लिए रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, कंजूसी बिल्कुल नहीं। और अपने दोस्तों तक जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, और जल्द ही अपने भाई इस फैमिली में 7 लाख मेंबर जोड़ने का प्रयास करिए। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लिया हो तो कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, आपके लिए खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, ठीक है।